स्वागत है BF एक्सप्लेन्स में। आगे स्पॉइलर है, तो सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। एक बड़ा धन्यवाद और खास सम्मान हमारे चैनल सदस्यों को। कहानी शुरू होती है एक तूफानी आसमान से। एक विशाल बिजली गिरती है जो असल में किसी आदमी का हमला होता है। जैसे ही वह बिजली जमीन पर गिरती है, जमीन फट जाती है। तूफान की आवाजें थम जाती हैं और अब हमें पता चलता है मुक्केबाज सम्राट के बारे में। यह उपाधि उस आदमी को दी गई थी जिसने जोंग्यू को सिर्फ अपने नंगे हाथों से हराया था। लोग उसे उसके असली नाम से कम और इस उपाधि से ज्यादा पहचानते हैं। उसका नाम है दान वुआंग। हम उसे देखते हैं जब वह नीचे एक आदमी को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में झुंझलाहट झलक रही होती है। तभी उसे अपने पेट में एक तेज चुभन महसूस होती है। वो नीचे हाथ ले जाकर घाव को छूता है और कहता है कि उस पर एक रहस्यमय समूह ने हमला किया था। वो अब तक उन सबको निपटा चुका है, बस 2 आखिरी बचे हैं जो ऊपर पहाड़ी पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। वो कहता है कि दोनों देखने में कुशल योद्धा लगते हैं और सोचता है कि ये आए कहां से हैं। अब वह इस सब को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नीचे पड़े एक घायल को लात मारकर ऊपर की ओर उछाल देता है, सीधा उन दोनों की ओर। जब वह उड़ता हुआ आदमी ऊपर पहुंचता है तो चिल्लाता है, तलवार राक्षस, मेरी मदद करो। मगर भाई ने तो पीठ पर वार को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। उसने उसे तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका शरीर 2 हिस्सों में नीचे आ गिरता है। दान वुआंग कहता है कि उसने बिना एक पल की देर किए ऐसा किया। इसका मतलब ये है कि वो धोखे से लड़ने का आदी है। तभी उसे एक चिन्ह दिखता है जिस पर लिखा होता है रक्त। वह तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि इस निर्दयता और इस चिन्ह को देखते हुए अब वह समझ गया है कि ये दोनों राक्षसी दल से हैं। तलवार राक्षस नीचे कूदता है और कहता है कि वह प्रभावित है। इतनी देर तक टिके रहना कोई आम बात नहीं और वुआंग सच में इस उपाधि के योग्य है। मगर वुआंग जवाब देता है, चुप रह, मैं तुझे सिर्फ 10 वारों में समाप्त कर दूंगा। वह अपनी स्थिति चौड़ी करता है। तलवार राक्षस अपनी तलवार निकालता है और कहता है, कितना घमंडी है तू। और फिर वह तलवार घुमाकर वुआंग की तरफ झपटता है। जैसे ही पर्पल स्ट्राइक्स बाहर निकलती है, वो कहता है, अब देखेंगे ये घमंड कितना टिकता है। पहला अटैक जोरदार धमाके के साथ आता है, लेकिन वुआंग नीचे से बचकर निकल जाता है। वो अपना हाथ चार्ज करता है अगला अटैक मारने के लिए और एक पल में ही दूरी मिटाकर सीधा तलवार राक्षस के सीने पर वार करता है। तलवार राक्षस को झटका लगता है, उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो खून उगलने लगता है। वुआंग कहता है, ये था पहला, और बिना रुके दूसरा अटैक करता है। वो लगातार वार करता है। अब तक 6 वार हो चुके हैं। फिर वो बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे हमले उसकी किसी भी जानलेवा जगह पर नहीं लग रहे। अब तक 9 अटैक हो चुके हैं। वो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक रहा है। अब हम देखते हैं कि उसके हाथ के चारों ओर एक हल्की बैंगनी रेखा बनी हुई है। असल में वही दूसरा बंदा है जो ये कर रहा है, पर वुआंग को पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ। इसी एक पल की ध्यान भटकाने वाली गलती में तलवार राक्षस अपनी तलवार उठा लेता है और वुआंग के सीने में सीधा भोंक देता है। वुआंग खून खांसने लगता है और अपने सीने में धंसी तलवार को थाम लेता है। तलवार राक्षस कहता है, अब मुक्केबाज सम्राट का राज यहीं खत्म होता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है, क्योंकि वो बैंगनी आभा की डोरी अब वुआंग की ताकत से टूट चुकी होती है। वुआंग दांत भींचता है, अपना मुक्का पीछे खींचता है और सीधा तलवार राक्षस की ओर जोरदार घूंसा मारता है। एक विशाल धमाका होता है। जैसे ही धुआं छंटता है, हम देखते हैं कि तलवार राक्षस को सिर्फ गाल पर एक मामूली सी खरोंच आई है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, वुआंग तो कमाल का लड़ाका है। अगर तुझे खून बहने से कमजोरी ना होती तो तूने मुझे मिटा ही दिया होता। वहीं दूसरी तरफ एक कठपुतली जैसी दिखने वाली महिला कहती है, वो वार सच में जानलेवा हो सकता था। फिर तलवार राक्षस वुआंग के सिर को ठोकता है और कहता है, अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मर। लेकिन तभी उसे एक जोरदार अपरकट लगता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वुआंग मर चुका है। लेकिन वुआंग मुस्कुराता है और कहता है, भाई ये सब अब भी सिर्फ 10 ही वार थे। जैसे ही वुआंग अटैक करता है, वो कठपुतली जैसी लड़की हंसने लगती है और तलवार राक्षस शर्मिंदगी में डूब जाता है। वुआंग कहता है, अब मेरी सारी ताकत जा चुकी है, यानी ये मेरा अंत है। लेकिन उसे इस बात का थोड़ा अफसोस होता है कि काश आखिरी बार उसे एक पंच और मार पाता। वह अब राक्षसी दल के हाथों मारा गया है
और तभी सीन बदलता है। एक विशाल नीली बिजली एक आंगन में गिरती है। हम पहुंचते हैं जुआ पर्वत पर स्थित एक सुरक्षित ठिकाने में, जहां एक महिला एक बिस्तर के पास खड़ी होती है। वो कहती है, अभी जो हुआ वो कितना डरावना था। और उसी समय वुआंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। लड़की उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ? हैरानी है कि मुझे कोई बचा लाया और ऊपर से मेरा इलाज भी किया गया। वो उठकर बैठता है और नोटिस करता है कि उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं है। लड़की पूछती है, थोड़ा पानी पीना चाहेंगे? वुआंग कहता है, हाँ जरूर। लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो उसे प्रथम युवा स्वामी कहकर क्यों बुला रही है। जैसे ही वो पानी का घूंट भरता है, उसकी नजर पास के आईने पर जाती है और उसे दिखता है ये चेहरा उसका है ही नहीं। वो सीधा अपने मुंह से पानी फव्वारे की तरह उगल देता है और अपने चेहरे को नोचने लगता है, ये सोचकर कि शायद ये कोई मुखौटा मास्क है। पर ध्यान से देखने पर उसकी गर्दन पर कोई लाइन नहीं होती, मतलब ये कोई नकली चेहरा नहीं है। जब वो खुद को खींच खींच कर चेक करता रहता है तो वो लड़की हैरानी से देखती है और कहती है, मैं अभी वैद्य डॉक्टर को बुला लाती हूँ। जैसे ही वो कमरे से निकलती है, वो कहती है, आज तो ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। वापस कमरे में वुआंग खुद से सोचता है, ये काम राक्षसी दल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बस जोंगहू पर कब्जा करते हैं। तो फिर मैं किसका चेहरा पहन रहा हूँ? वो बोलता है, मुझे उठकर सच्चाई जाननी होगी। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, मगर मुश्किल से 2 कदम ही चलता है। वो कहता है, मेरा शरीर तो जैसे लेग डे के बाद की तरह बेहाल लग रहा है। और फिर भी किसी तरह वो जैसे तैसे चलकर एक कुर्सी तक पहुंचता है, जहां एक किताब रखी होती है जिस पर लिखा होता है, यूनिया मर्चेंट ग्रुप। वो कहता है, इस नाम को पहले सुना है मैंने। ये जुआ पर्वत के पास का एक बड़ा व्यापारिक समूह है। हालांकि उसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसने इसका नाम सुना है। उस किताब के रिसीवर यानी जिसे वो चिट्ठियाँ मिली है, वो और कोई नहीं बल्कि इस शरीर का असली मालिक है। सबसे बड़ा बेटा लाए जिनोन लिए जिनो। सारी चिट्ठियाँ उसी के नाम है। कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे हैं, कुछ जुए में साथ आने को कह रहे हैं, यहाँ तक कि एक में किसी हुस्न के बारे में भी जिक्र है। वुआंग सोचता है, ये तो पूरा का पूरा लूजर है। ना तो कोई जादू है, ना कोई मुखौटा, और उसके शरीर में भी कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं वो इस शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। वो लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, लगता है मेरा दिमाग ही चल गया था। तभी एक आदमी जोर से आवाज लगाते हुए कमरे में दौड़ता हुआ आता है, एकदम नाटकीय पोज में। वो है गोंगशियान गोंग सीन, उसका वैद्य। वुआंग एकदम क्रिंज करता है, ये जोकर कौन है अब? गोंग कहता है, मुझे बताया गया कि कुछ गड़बड़ है, तू नहीं जानता मैं कितना घबरा गया था। वो वुआंग की नब्ज देखने लगता है, लेकिन वुआंग तुरंत हाथ हटा लेता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। गोंग जवाब देता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना भी तैयार करवा दिया है। और तभी अंदर चिकन सूप लाया जाता है। वुआंग कहता है, सच में ये हरामी तो बिल्कुल सड़ा हुआ इंसान निकला। जो इंसान एकदम हेल्दी हो उसके लिए तो ये चिकन सूप अच्छी चीज है, मगर जो बीमार और कमजोर हो उसके लिए तो ये जहर है। वो सोचता है, इसने नब्ज इसलिए चेक की क्योंकि इसे शक था कि मैं कहीं सच में ठीक तो नहीं हो गया। अब उसे समझ आता है, गोंग तो सांप है, एकदम दोगला आदमी। गोंग कहता है, अगर तू सही से खा पी ले तो तू ड्रैगन फिनिक्स मार्शल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। वुआंग उससे पूछता है, ये प्रतियोगिता कितने सालों से चल रही है? गोंग जवाब देता है, करीब 200 साल से। वुआंग कहता है, ठीक है, सूप छोड़ जा, लेकिन मेरी अभी कोई भूख नहीं है। फिर वो गोंग को बाहर निकाल देता है और कहता है, मैं अब सोना चाहता हूँ। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, इसका मतलब मेरी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, और ये अच्छा है क्योंकि राक्षसी गुट भी अभी जिंदा होगा, और साथ में ये सांप जैसे वैद्य भी। बहुत लोग हैं जिनकी जबरदस्त धुलाई बाकी है, लेकिन इस बार उन्हें एक से ज्यादा घूंसे खाने का मौका नहीं मिलेगा। अब सीन आगे कट होता है। कुछ नौकरानियां चौंक रही हैं, क्योंकि वो आदमी जो पहले सिर्फ दलिया खाता था अब तो भूख से पागल हुआ जा रहा है और रोज एक्सरसाइज भी कर रहा है। जिनोन अब वुआंग उसी के शरीर में है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है और अब वो पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं दिखता। वो पूछता है, नाश्ता तैयार है? वो कपड़े पहनते हुए टेबल की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब कुछ ऐसे ही चलते रहना चाहिए। नौकरानियां आपस में कहती हैं, ये कितना हेल्दी लग रहा है। इसी बीच वैद्य गोंग दरवाजे पर दस्तक देता है और जैसे ही खाने की तरफ बढ़ता है, नौकरानियां एक दूसरे को देखती हैं। चेहरा साफ कह रहा है कि इसे अंदर आने देना भी चाहिए या नहीं। जिनोन साफ बोलता है, उसे अंदर आने दो। गोंग जैसे ही कमरे में आता है, एक नौकरानी से टकरा जाता है। जिनोन बोलता है, बेहुदा इंसान है तू। गोंग दिखावे वाली मुस्कान के साथ खुश होने का नाटक करता है, मगर अंदर से वुआंग की नसें फट रही होती हैं। ये मुझे इतना चिकना क्यों बना रहा है?
वो मन ही मन सोचता है इस चूहे को पकड़ना पड़ेगा। फिर वो सीधा पूछता है क्या चाहिए तुझे। गोंग थोड़ा घबरा जाता है, अरे आपकी कोई खबर नहीं मिली तो अकेलेपन में आ गया। फिर वो देखता है कि जिनोन कितना हेल्दी लग रहा है और कहता है अब आपको देखकर तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार लगती है। जिनोन सीधा पूछता है क्या मतलब है तेरा, तू उस वक्त की बात कर रहा है जब तू मुझे चिकन सूप से मारने की कोशिश कर रहा था। गोंग चौंक कर कहता है नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह गलतफहमी है, वो तो एक पोषक टॉनिक था। जिनोन मुस्कुरा कर कहता है लगता है तू मुझे बेवकूफ बना सकता था। गोंग फिर से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मैं तो एक वैद्य हूँ। जैसे ही वो वैद्य गोंग कहता है कि अगर उसका स्वागत नहीं है तो वो चला जाएगा, जिनोन तुरंत उसे रोकते हुए कहता है बिना बुलाए आया और अब बिना कहे जा रहा है, आखिर मालिक यहाँ का मैं हूँ या तू। जिनोन मुस्कुरा कर कहता है अरे यार मजाक कर रहा था। गोंग भी जबरदस्ती हंस देता है। फिर जिनोन कहता है मुझे एक पत्र लिखवाना है, जा लेखन सामग्री ले आ। गोंग जैसे ही सामान लाता है जिनोन बोलता है मैं बोलूँगा तू लिखना। लिख, मेरी गंभीर बीमारी के कारण मैं कुछ समय तक इस विला में ही ठहरूंगा। मेरी जिद्दी जिंदगी इतनी लंबी चल रही है कि अब मैं आगे क्या करूं, इस पर सलाह चाहता हूं। ये सुनते ही गोंग का चेहरा सख्त पड़ जाता है। जिनोन पूछता है क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहा। तभी एक चॉपस्टिक हवा में उड़ती है और गोंग की गर्दन के पास से निकलकर दीवार में जा धंसती है। उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। जिनोन गुस्से से कहता है तू वो आदमी नहीं है जिसे मैं जानता था। गोंग घबरा जाता है, क्या मतलब है तुम्हारा। जिनोन बोलता है सबसे पहली बात वो चिकन सूप एक आम आदमी के लिए वो पोषण देने वाला होता है, लेकिन मेरे जैसे कमजोर शरीर के लिए वो जहर है। और तू ये बात जानता है, जब तू मेरी नब्ज देख रहा था तब भी तुझे समझ में आ गया था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे अहम, जब मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, खाना यहीं छोड़ दो, उस वक्त तेरी आंखों में गुस्सा और हत्या की नीयत साफ झलक रही थी। तू मुझे मारना चाहता था और तू अकेला नहीं है। बता कौन लोग हैं जो तुझे आदेश दे रहे हैं। गोंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो एक नेकदिल आदमी हूँ। जिनोन उसकी आंखों में घूरता है और कहता है मैं तुझे इससे निकलने का मौका दे रहा था, लेकिन तू तो मूर्ख निकला। गोंग फिर इधर उधर देखकर बड़बड़ाता है इन दासियों को भी मारना पड़ेगा। जैसे ही गोंग छुपी हुई सुई निकालता है, जिनोन तुरंत उसकी खोपड़ी पर हथेली से वार करता है। गोंग के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती हैं। जिनोन गुस्से से कहता है मजाक मत कर, जब मैं बोलूं तो बस सुन, तेरा फालतू दिमाग लगाना बंद कर। फिर अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है हाथ में दर्द हो रहा है और ये शरीर भी कितना कमजोर है, मुझे जल्दी से अपनी ताकत वापस पानी होगी। और जब ताकत आ जाएगी फिर चाहे पूरी यूनियन मर्चेंट ग्रुप ही क्यों ना हो, मैं सबका नाम पता निकाल कर रख दूंगा। वो इतना कह ही रहा होता है कि उसके सिर में तेज दर्द उठता है, जैसे कोई यादें उसके जहन में घुस रही हो। कोई आवाज पुकारती है और उसे फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। इन सब यादों को महसूस करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमे से कहता है अब समझ गया हूँ, मैं हूँ उस व्यापारी कुल का पहला बेटा। ना मैं अपने दूसरे भाई जितना होशियार था, ना अपने तीसरे भाई जितना ताकतवर। मैं तो बस एक अधूरा बड़ा भाई था। अपनी कमियों को पैसे से छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उन पैसों से बस खुद को बहलाता गया। और जब सच्चाई समझ आई तो सब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मुझे इस वीरान विला में फेंक दिया गया था। अगर ये यादें सच है तो मेरा असली परिवार इस जगह की कोई परवाह नहीं करता। पहले मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि मैं इस शरीर की पुरानी यादों के बिना पुनर्जन्मा था, लेकिन अब सब साफ है। अब मैं पूरी तरह मार्शल आर्ट्स पर फोकस कर सकता हूँ। ऐसा पावरफुल शरीर बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन अब ये शरीर मेरे पास है। मेरी बुद्धि और इसके बल के साथ मैं बहुत जल्द ऊंचाइयों पर पहुँच जाऊंगा। और तभी वो अपनी संपत्ति की तरफ देखता है। इतना सारा धन, अब कोई भी स्वास्थ्य औषधि, कोई भी संसाधन, ऐसा कुछ नहीं जो मैं खरीद न सकूं। फिर उसकी नजर गोंग की लाश पर जाती है। धीरे से कहता है अब इस सांप को दफनाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगा था कि मैंने उसे मार ही डाला, पर शायद मैंने उसका दिमाग ही तल दिया होगा। इस महलनुमा एस्टेट में मौसम बदलने लगते हैं और धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। कट टू, एक आदमी महल के गेट से अंदर घुसता है और कहता है मैं यंग मास्टर के लिए चिट्ठी लाया हूँ। ये है मॉ किन्स्यूक, यूनियन मर्चेंट ग्रुप के गार्ड स्क्वाड का एक वफादार सिपाही। नौकरानी आगे आती है और कहती है यंग मास्टर अभी ट्रेनिंग में है। इंस्यूक की नजर पड़ती है उस आदमी पर जो ध्यान में बैठा है। वो हैरान रह जाता है, ये कैसे हो सकता है। ये तो वो कमजोर लड़का था जो सांस लेते ही थक जाता था, लेकिन अब उसका एनर्जी कोर पूरी तरह जाग चुका है। उसने इस नए शरीर पर खुद अपनी जान बचाने वाली सारी मार्शल आर्ट सील की तरह मोहर दी है। एनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट, एनलाइटेंड बॉडी आर्ट, रैपिड स्ट्राइड, और वो सबसे खतरनाक कला व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट। वो अब इस आर्ट के चौथे फेज में पहुंच चुका है। हर एक मूवमेंट में अब आग है, रफ्तार है और बिजली जैसी धार। एक हाथ के सहारे जमीन से छलांग लगाता है, फिर एक गिरते हुए पत्ते को हवा में लात मारता है और वो पत्ता 4 टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन फिर भी
ये काफी नहीं है, वो बड़बड़ाता है। तभी इंस्योप आवाज लगाता है, मैं मॉक इंस्योप हूँ, मुख्य परिवार से चिट्ठी लाया हूँ। जिनोन उसकी तरफ देखे बिना ही बोलता है, ला दो, इंतजार कराना मेरी आदत नहीं। इंस्योप अब भी सदमे में है, क्योंकि उसकी यादों में तो यंग मास्टर बस एक बीमार मरता हुआ लड़का था। जिनोन उसे फिर घूरते हुए कहता है, देना भाई, घूर मत। जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ता है, हमें पता चलता है कि उसका पिता बीमार होकर बिस्तर पर गिर चुके हैं। लेकिन ये चिट्ठी ये नहीं बताती कि बीमारी की असली वजह क्या है। इंस्योप धीरे से कहता है, मुझे लगता है मुझे वजह पता है, ये सब ओयांग क्लैन की वजह से हो रहा है। वो बताता है कि हम लोग उन्हें सुरक्षा के बदले टैक्स के नाम पर लगातार पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रिब्यूट इतना बढ़ गया है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जिनोन पूछता है, क्या हमने कुछ गलत किया जो वो इतना वसूलने लगे? इंस्योप गुस्से से कहता है, नरक में भी नहीं, वो बस कमीने कुत्ते हैं। यहाँ तक कि जब लिटिल डेटी सेक्ट ने भी खुद की बकवास शर्तें लगाने की कोशिश की। इंस्योप बताता है कि ओयांग क्लैन सिर्फ उस वक्त मुख्य यून्या परिवार से मिलते हैं जब कोई बहुत बड़ा मसला हो, लेकिन असल में जब जरूरत थी तब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि उनके गार्ड कैप्टन ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सामने ओयांग खड़ा था। जिनोन नाम सुनते ही रुकता है। जिन, उसे याद आता है, वो नाम जोंगहू में अच्छी तरह जाना जाता है। इतना ताकतवर है कि खुद जिनोन भी उसका नाम जानता है। इसलिए उसे लगता है शायद इन मर्चेंट्स ने उसे अपना बॉस समझ लिया है। अगर मैं उससे निपट गया तो मसला वहीं खत्म हो जाएगा। इंस्योप थोड़ी हैरानी में पूछता है, मतलब आप उनसे सीधे निपटने का सोच रहे हैं? फिर वो कहता है, लेकिन सर, आपके पिताजी के गिरने की एक और वजह भी है। वो बताता है, आपके दो भाइयों के बीच तलवारों से लड़ाई हुई थी और आपके पिताजी ने उन्हें लड़ते देखा। उसी के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। जिनोन सोचता है, क्या वो गुस्से की वजह से गिर गए? इंस्योप कहता है, हाँ। जिनोन को विश्वास नहीं होता। तलवार लेकर अपने पिता के सामने ही लड़ गए, वो भी भाई एक दूसरे से। इंस्योप उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, सर आप चिंता मत कीजिए। मगर जिनोन उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं, अब बहुत हो चुका है, ये चिट्ठी अपने पास रखो। वो एकदम सीधा खड़ा होता है, इंस्योप की आंखों में देखता है और कहता है, अब मैं खुद जाऊंगा। कट टू, इंस्योप दूसरे गार्ड्स से कह रहा है, यार तुम लोगों को पता है, यंग मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अब असली मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। उनकी बॉडी भी कमाल की हो गई है। बाकी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सब जोर से हंसने लगते हैं। कोई कहता है, अरे भाई, तूने कोई अफीम तो नहीं चखली? दूसरा मजाक उड़ाता है, ये हमेशा औरतों के साथ रहता है, शायद अब बेड वॉरियर बन गया है। तीसरा और मजेदार ताना मारता है, अगर तू जोक मारना चाहता है ना, तो कम से कम उसमें दम तो डाल। इतना बोलता है, ये बता कि वाइस कैप्टन का कोई आशिक है। तभी एक भारी आवाज आती है, क्या यंग मास्टर की तबीयत वाकई में ठीक हो गई है? और तभी सामने आता है हैन्योप, वाइस कैप्टन। हैन्योप सीधा इंस्योप की तरफ देखता है और कहता है, यंग मास्टर की बॉडी तो हमेशा से शानदार थी, तू बताना चाहता है क्या? हैन्योप से पूछा जाता है, क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर कब वापस आ रहे हैं? वो जवाब देता है, मुझे क्या पता। लेकिन तभी किसी की जोरदार आवाज गूंजती है, वो आ गया है, यहीं पर है। इंस्योप कहता है, लो आ गया। गार्ड्स कहते हैं, चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। पर उनमें से एक बड़बड़ाता है, मुझे तो उस किसी काम के नहीं आदमी के लिए उठने का मन नहीं करता। हैन्योप उसे याद दिलाता है, जो तनख्वाह देता है वो वही है, भूल मत। जैसे ही जिनोन मुख्य बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, वो चारों ओर नजर डालता है और सोचता है, कमाल है, यूनियन मर्चेंट ग्रुप के पास तो वाकई बहुत पैसा है। ऐसी भव्य जगह को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये बंदा बस थोड़ा अमीर नहीं था, ये तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था। वो अपनी दो नौकरानियों से कहता है, तुम दोनों आराम करो, मैं खुद पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, हैरान रह जाता है, कोई भी उसका स्वागत करने नहीं आया। वो सोचता है, इतना सन्नाटा क्यों है? तभी उसे कई कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है और सारे गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, स्वागत में खड़े हो जाते हैं।
हैन्योक झुककर उसे नमस्कार करता है और कहता है, आपको देखकर अच्छा लग रहा है। आपने खुद को बहुत बदल लिया है। एक दूसरा आदमी पीछे खड़ा सोचता है, क्या हैन्योक को कोई शर्म नहीं रही? जिनोन पहले तो सब पर चिल्लाता था, घमंडी था। अब फिर वही तमाशा होगा। लेकिन तभी जिनोन अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, स्वागत तो काफी शानदार है। एक शरारती आदमी के लिए इतना मिल रहा है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। गार्ड्स दंग रह जाते हैं। पहली बार यंग मास्टर ने उनसे बात की, इतना विनम्र होकर। इंस्योक हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, बदल गया है। बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। अब वो दुश्मन जैसा नहीं, एक सच्चा साथी लग रहा है। कितना ठंडा, कूल पैनल है ये। इमारत के अंदर हैन्योक बताता है कि उसने पहले ही पिताजी को उनके आने की खबर दे दी थी। जैसे ही जिनोन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, एक और आदमी आता है और कहता है, यकीन नहीं होता। जैसे ही जिनोन खड़ा होता है, एक लड़का आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये है उसका सबसे छोटा भाई जॉन। जिनोन कुछ नहीं कहता, चुपचाप उसकी ओर देखता है। जॉन कहता है, तेरा चेहरा ही बदल गया है, अब तो घूर भी सकता है तू। और फिर धीरे धीरे उसके कंधे को कसने लगता है। हैन्योक फौरन सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। काफी समय बाद मुलाकात हुई है, आप दोनों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन तभी जॉन एक जोरदार थप्पड़ मारता है हैन्योक को। कौन होता है तू मुझे छूने वाला? जिनोन चुपचाप सब देख रहा होता है। जॉन आगे कहता है, मुझे वैसे ही चिढ़ है इस किसी काम के नहीं वाले से, और अब तो और भड़क रहा हूँ। अब तुझे सबक सिखाऊंगा कि दोबारा मेरी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत न हो। जिनोन धीरे से अपना गाल सहलाता है, फिर बहुत ही शांत आवाज में कहता है, भाई। और फिर उसके मुंह पर सीधा एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि जॉन का मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे गिर जाता है। हैन्योक तो एकदम सन्न रह जाता है। जॉन जमीन पर पड़ा चिल्लाता है, क्या कर रहा है तू? पागल है क्या? जिनोन शांति से उसकी ओर बढ़ता है, फिर उसी के कंधे को उसी तरह दबाता है जैसे उसने किया था। मैं रास्ते में बहुत एक्साइटेड था भाई से मिलने को। जॉन दर्द से चिल्लाता है, पागल हो गया है तू? छोड़। जिनोन मुस्कुराता है और कहता है, नाम से बुलाया कर, बड़े भाई कहकर। कट टू हवेली के दूसरे हिस्से में कोई एक व्यक्ति चलते हुए गार्ड्स की बातें सुनता है। ये है दूसरा बेटा हुआन। वो ग्रुप का एक सुपरवाइजर है। वो पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? हैन्योक जवाब देता है, सर, छोटे भाइयों के बीच थोड़ी बहस हो गई थी। हुआन सोचता है, लगता है जॉन फिर से बड़े भाई को परेशान कर रहा है, और पूछता है, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते बड़े भाई की हालत कैसी है? हुआन तेजी से भागता है उन चीखों की तरफ। वो देखता है कि जिनोन अपने छोटे भाई जॉन को डांट रहा है, और वो भी पिताजी के कमरे के सामने। वहाँ खड़े होकर हुआन बस सन्न खड़ा रह जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। कट्टू अब तीनों दूसरे कमरे में बैठे हैं। हुआन चुपचाप चाय पीने लगता है। वहीं जॉन अब भी जिनोन की डांट सुन रहा है। वो बोलता है, सुना था कि तुम लौट आए हो तो देखने चला आया, मगर लग रहा है तबीयत तो एकदम सही है तुम्हारी। जिनोन कहता है, अब मैं ठीक हूँ। और फिर अपने हाथ के जख्म को देखकर पूछता है, ये चोट तुमने दी थी? जॉन हिचकिचाता है, हाँ, मगर उतनी बड़ी बात नहीं है। तभी जिनोन बिना एक पल गवाए उसे फिर से एक थप्पड़ जड़ देता है। सीधा उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो कहता है, तुम्हें अपने भाइयों के खिलाफ तलवार उठाने का कोई हक नहीं है। अगर दोबारा ऐसा किया तो पीट पीट कर याद दिला दूंगा। जॉन अब पूरी तरह पालतू बन चुका है। उसका आत्मविश्वास जैसे जमीन में गड़ गया हो। ये वही जिनोन है जो पहले इतना कमजोर था। जॉन के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हुआन बस चैन की सांस लेता है। चलो, किसी ने तो इसे औकात दिखाई। लेकिन साथ ही सोचता है, लगता है कुछ तो बदला है इस बंदे में। क्या सेफ हाउस में कुछ हुआ था? जिनोन सिर हिलाकर कहता है, तुम्हारी नजरें अच्छी हैं। समझ गए। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक स्क्रॉल पर जाती है। ये क्या है? हुआन जवाब देता है, ये क्लैन के एम्प्लॉइज की लिस्ट है। कॉन्फ्रेंस रूम में ले जानी है।
जिनॉन धीरे धीरे लिस्ट पलटना शुरू करता है और कहता है, देखना है कि इस गोंग सॉन को किसने सिफारिश की थी। लेकिन फिर खुद ही कहता है, जरूरत नहीं, जिसने सब किया है वो है ओयांग हो। वो स्क्रॉल नीचे रखता है और सीधा अपने भाइयों की ओर देखता है। अब मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों में से कोई ओयांग क्लैन के साथ मिला हुआ है? ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। हुआन घबरा जाता है। तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? जॉन भी गुस्से में बोलता है, ऐसी बकवास मत करो। मैं मर जाना पसंद करूंगा, मगर किसी बाहरी के हाथों अपनी फैमिली को सौंपना कभी नहीं। पिताजी ने खून पसीने से इस क्लैन को खड़ा किया है। जिनॉन मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अब मुझे तुम दोनों को मारने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या कल की कॉन्फ्रेंस में सारे हायर अप्स आने वाले हैं? वो लोग कहते हैं, हाँ, सारे बड़े लोग मौजूद रहेंगे। जिनॉन बोलता है, तो फिर मैं भी आऊंगा। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, एक नौकर पूछता है, यंग मास्टर, आप जा कहाँ रहे हैं? वो बिना पीछे देखे कहता है, फादर से मिलने। जैसे ही वो निकलता है, बाकी लोग आपस में फुसफुसाते हैं, सेफ हाउस में ऐसा क्या हो गया था भाई? ये तो पूरी तरह बदल गया है। कट टू फादर्स रूम। फादर के रूम के बाहर खड़े गार्ड्स बोलते हैं, बड़े बेटे आ गए हैं। फादर जवाब देते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। जिनॉन रूम में एंटर करता है। सामने उसके पिता एक्सवायोंग मीन बैठे होते हैं। वो उसकी ओर देखते हैं और पूछते हैं, बाहर इतना शोर कैसा था? जिनॉन आराम से बैठते हुए कहता है, कुछ खास नहीं। सुना था आप स्ट्रेस में हैं, तो मिलने चला आया। मीन गहरी सांस लेकर बोलते हैं, हाँ, स्ट्रेस तो हमेशा रहता है, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है बेटा, और अब शरीर थाम नहीं पा रहा। फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर जिनॉन के गाल पर रखते हैं। तू बहुत बदल गया है, और इस बार अच्छे के लिए। फिर हंसते हुए बोलते हैं, तेरा चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है। तू वाकई जिनॉन ही है ना? जिनॉन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन मन में सोचता है, मैं तो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ, तो ये फादर वाली फीलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता। लेकिन जाइनॉन की यादों में उसके पापा एक बड़े इंसान थे, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। फिर वो अपने पापा को देखता है और सोचता है, ये इतने कमजोर कब हो गए? फिर सीधे कहता है, फादर, चिंता मत करो। जिस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ताकि आप आराम से जी सके। मीन हल्के से चौंक कर पूछते हैं, खत्म? तुम्हारा मतलब? जिनॉन एक हल्की सी शेडी स्माइल के साथ बोलता है, वो सब मुझे करने दो। फादर थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं, ये तेरी मुस्कान कुछ खतरनाक वाइब्स दे रही है बेटा। सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है, क्लैन कॉन्फ्रेंस का दिन। अब सभी अधिकारी मौजूद हैं और उसी वक्त ओयांग वहां पर पहुंचता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक नया चेहरा दिखाई देता है। वो है ओयांग क्लैन का मार्शल मास्टर। जैसे ही वो अंदर आता है, उसके आदमी जिनॉन को देखकर फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये तो सबसे बड़ा बेटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओयांग खुद हंसने लगता है और कहता है, लगता है जनाब को अपनी पोजीशन की चिंता हो रही है। कुछ देर बाद मीटिंग आगे बढ़ती है। हुआन बोलता है, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे, वरना हम अगला एजेंडा शुरू करें। तभी ओयांग हाथ उठाता है और बोलता है, मुझे कुछ कहना है। मैंने सुना है कि पहले बेटे के पास कोई गार्ड नहीं है, तो मैं एक गार्ड रिकमेंड करना चाहता हूँ। कमरे में कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। इस बंदे को समझ नहीं आता कि कहाँ रुकना है। इतने सारे ओयांग लोग पहले ही यूनिया ग्रुप में हैं। तभी एक टूथपिक उड़ती है और सीधे जाकर ओयांग हू के कप को तोड़ देती है। ओयांग हू कहता है, ओह, मेरा हाथ फिसल गया, माफ कीजिएगा। गार्ड्स कुछ बोलना चाहते हैं, मगर माहौल देखकर चुप रह जाते हैं। ओयांग हू फिर कहता है, अगर किसी को कुछ और कहना है तो कहो। मगर अब आवाज आती है, हाँ, मुझे शिकायत है। सबकी नजरें घूम जाती है। जिनॉन आगे आता है। वो कहता है, मुझे भी एक सुझाव देना है। सुझाव ये है कि गार्ड स्क्वाड लीडर को निकाल दिया जाए। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। ओयांग हू के आदमी हंसने लगते हैं। क्या बकवास जोक है ये? ओयांग हू भी हंसता है और कहता है,
लगता है जनाब बहुत दिन बीमार रहे हैं, इसलिए भूल गए हैं कि उन्हें किसी को निकालने का हक नहीं है। जिनोन एक धीमी मुस्कान के साथ कहता है, क्या वाकई? और तभी वो पीछे से पंच मारता है। धड़ाम। पूरा हॉल कांप उठता है। धूल, मलबा हर तरफ बिखर जाता है। जब सब शांत होता है, ओयांग हू की आंखें फटी रह जाती हैं। जिनोन बोलता है, लगता है तू भूल गया है कि इस यूनियन मर्चेंट ग्रुप का असली मालिक कौन है। ये मेरा है। एक छोटी सी फ्लैशबैक में हुआन जिनोन से पूछता है, क्या तू सच में ओयांग हू को निकालने वाला है? जिनोन आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी कोई उसे टोकता है, हम तो बस एक व्यापारी संगठन है, तू हमारी लीग से बाहर है। जिनोन वहीं रुक जाता है और एकदम ठंडे लहजे में बोलता है, क्या तुझे पता है कि जब जोंग्यू का कोई मार्शल आर्टिस्ट को कम आंकता है तब क्या होता है? जो भी ऐसा करता है उसे निगल लिया जाता है। और फिर इशारा करता है अपने चारों ओर, देख अपने ग्रुप की हालत, अभी के अभी निगला जा रहा है। हुआन भी सहम कर मान जाता है, सही कह रहा है, पता ही नहीं चला कि ओयांग क्लैन के पास इतने लोग कब से हो गए। जिनोन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, टेंशन मत ले, तू मेरा छोटा भाई है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। कट टू प्रेजेंट मोमेंट। हुआन तो पसीने पसीने है, क्या तू इसी तरह सब कुछ करेगा? उधर ओयांग के आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, चीखते हुए बोले, पहले यंग मास्टर के खिलाफ तलवार निकालो। हैन्योप एकदम सामने कूदता है, क्या मौत का शौक है तुम्हें? मालिक के खिलाफ तलवार निकाल रहे हो। अब दोनों तरफ से माहौल पूरी तरह गैंगवार जैसा हो जाता है। मीरम ब्लड वर्सेस क्रिप्स वाला सीन तैयार है। जिनोन गुस्से से देखता है, तुम लोग वाकई में मरना चाहते हो क्या? जिसने तुम्हें काम पर रखा है उसी के खिलाफ तलवारें निकाल रहे हो? चलो अब तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन चूंकि मुझे हू के लिए थोड़ी सिंपैथी है, मैं इसे कॉम्पेंसेशन मान लूंगा। हू चौंक कर पूछता है, कॉम्पेंसेशन? किस बात का? जिनोन धीमे से मुस्कुराते हुए बोलता है, तेरी वजह से मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग बर्बाद हो गई। तूने गोंग सॉन को भेजा मुझे मारने के लिए, मेरे भाइयों के बीच लड़ाई करवाई और मेरे पिता गिर पड़े उसी वजह से। अगर तू बस एक भाई को अपने पक्ष में कर लेता तो बिना उंगली उठाए पूरा ग्रुप तेरा हो जाता। हूँ हंस पड़ता है, क्या वाहियात सपना है ये। जिनोन एक कदम आगे बढ़ते हुए बोलता है, सब कुछ उस वक्त बिगड़ गया जब गोंग सॉन, जिसे तूने भेजा था मुझे मारने, वो मुझसे ही मर गया। वही किस्मत ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। वो सदमे में पूछता है, मतलब तूने गोंग को सच में मार डाला? जिनोन एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी, उसे मैंने सही जगह भेज दिया है, उसे मैंने एक ही वार में उड़ा दिया था। फिर वो कहता है, अगर तुझे किसी व्यापारी समूह को निगलना था तो तुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। जो नुकसान तूने किया है उसका मैं दावा भरूंगा। वो एक पाम अटैक तैयार करने लगता है। जिन यॉन कहता है, यही तो मैं चाहता था। जैसे ही हूँ उस पर झपटता है, चिल्लाता है, तुझे मरने का शौक है क्या? जिन यॉन अपनी मुट्ठी कसता है और हूँ के हथेली से टकराता है, जिससे पूरे कमरे में एक जबरदस्त शॉक वेव फैल जाती है। हू के आदमी खुद को जमीन पर गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं। हू चौंक जाता है उस बिजली जैसी एनर्जी से और सोचता है, क्या इसने सच में मार्शल आर्ट्स सीखा है? वो खुद को पीछे करता है। उसके आदमी भी हैरान होते हैं कि उसे मार्शल आर्ट्स कैसे आता है। जिन यॉन पूछता है, क्या सही रहेगा अगर मैं तुझे मार दूं? अभी अभी तू रिकवर हुआ है। वो कहता है, ठीक है, अगर ये एक ऑफिशियल द्वंद्व है तो कर ले। फिर गुस्से में बोलता है, इतना घमंड? एक चूजे में जो अभी उड़ना सीखा है। सुन ले, ये ओयांग क्लान का नाम है। जिन यॉन की मंजूरी मिलती है और दोनों एक द्वंद्व के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मुस्कुराकर पूछता है, इतना काफी है? जिन यॉन अपने हाथ ऊपर उठाकर कहता है, नहीं, ये जीवन और मृत्यु का द्वंद्व होना चाहिए। वो कहता है, तू जरूर किसी जबरदस्त संप्रदाय के अंदर ट्रेन हुआ है। इतने कम समय में तेरी स्किल्स काफी ठीक हो गई हैं। लेकिन अनुभव के मामले में तू अब भी कमजोर है और अब तुझे फर्क पता चलेगा। जैसे ही वो वार करता है, जिन यॉन उसके नीचे से बचकर निकल जाता है। वो नीचे देखता है और चौंक जाता है। उधर जिन यॉन अपनी मुट्ठी चार्ज करता है और कहता है, मुझे अनुभव के बारे में किसी से सुनने की जरूरत नहीं है।
वो सीधे हू के पेट में मुक्का मारता है, उसे हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ा देता है। हू खून थूकता है और सोचता है, इसकी ताकत में क्या चक्कर है। जिन यॉन कहता है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली अनुभव क्या होता है। हवा में ही रहते हुए जिन यॉन अपनी एनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट यूज करता है और पल भर में हू के पास पहुंचता है। वो एक जबरदस्त वार करता है जिसे हू ब्लॉक करता है। वो किसी तरह संभल जाता है और अब दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। एक एक वार के साथ दोनों पूरे कमरे में घूमते हैं, लेकिन हू लगातार डिफेंस में फंसा रहता है, हर वार को रोकने में जूझ रहा होता है। हू कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये वो इंसान नहीं लग रहा जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट्स सीखी हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनुभवी मार्शल मास्टर से लड़ रहा हूँ। फिर वो अपनी तलवार की पकड़ कसता है और एक बैंगनी आभा छोड़ता है। कहता है, नहीं हो सकता। उसके आदमी उत्साहित हो जाते हैं, वो अब इसे खत्म करने वाला है। हू चिल्लाता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी कला है 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट। फिर वो जिन यॉन की तरफ इशारा करता है, तू बस एक नासमझ लड़का है। लेकिन उसी वक्त जिन यॉन अपनी रैपिड स्ट्राइड यूज करता है और एक झटके में हू के बहुत पास पहुंच जाता है। हू चौंकता है, ये कब पहुंच गया। लेकिन तब तक जिन यॉन अपना मुक्का पीछे ले जा चुका होता है और कहता है, अलविदा। एक जबरदस्त अपरकट सीधा हू की ठुड्डी पर लगता है, इतना तेज कि हू उड़कर सीधे छत फाड़ के बाहर चला जाता है। हाजिमिनो के लड़के भी अगर देखते तो फक्र महसूस करते। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है, सब लोग ऊपर देख रहे होते हैं। छत में बना हुआ छेद और उसमें से उड़ता एक मार्शल मास्टर, वो भी फर्स्ट यंग मास्टर के एक ही वार से। यहाँ तक कि जिन यॉन के पिता भी ऊपर देखकर सन्न रह जाते हैं। उनका वैद्य पूछता है, क्या हो रहा है। सनमैन अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, लगता है मेरा बेटा सच में मार्शल आर्ट सीख गया है। अब वापस लड़ाई में। हू जमीन पर वापस गिरता है। जिन यॉन उसके सामने खड़ा होता है, नीचे देखते हुए। हू अब हिल भी नहीं रहा, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। उसके आदमी भागते हुए आते हैं। लीडर, लीडर। वो ऊपर जिन यॉन की तरफ देखते हैं और जिन यॉन सीधा पूछता है, क्या तुम भी मरना चाहते हो। हू अब मर चुका है, एकदम खत्म। तभी उनमें से एक आदमी सामने आता है और कहता है, हम मानते हैं इस द्वंद्व में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं था, लेकिन अगर वो यांग ग्रुप ऐसे ही बदले में द्वंद्व की मांग करता रहा तो हम उसे मना नहीं कर सकते और न ही भाग सकते हैं। जिन यॉन कहता है, जिन यॉन को वैसे भी ये उम्मीद कभी नहीं थी कि वो जिंदगी में पूरी तरह किसी भी रंजिश से आजाद रहेगा। वो कहता है, अगर किसी ने उपकार किया है तो मैं उसका बदला चुकाऊंगा, और अगर किसी ने मुझसे दुश्मनी ली है तो मैं उसका हिसाब भी पूरा करूंगा, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, न कि यूनियन मर्चेंट ग्रुप की। हून कहता है, ये बहुत खतरनाक सोच है। जिन यॉन जवाब देता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये मर्चेंट ग्रुप मेरा है, लेकिन साथ ही ये मेरे पिता का भी है, उन गार्ड्स का भी है जो इसकी रक्षा करते हैं, और उन नौकरानियों का भी जो रोजाना मेहनत से मेरा पेट भरती है। इसलिए मैं किसी को भी अपनी मर्चेंट कंपनी से खेलने नहीं दूंगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो निकल जाओ, तुम सब निकाल दिए गए हो। इनफ का चेहरा रोने वाला हो जाता है। हू के आदमी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, हम तो अब बस इसे गुड लक ही कह सकते हैं। उनके जाने के बाद सबकी नजरें जिन यॉन की तरफ मुड़ती हैं। इनफ कांपने लगता है और फिर जोर से रोते हुए चिल्लाता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, हमें शर्म आनी चाहिए, हम सिर्फ तमाशा देखते रहे जबकि हम इसके गार्ड थे। फिर जिन यॉन हून को पुकारता है, मुझे एलिक्सिर चाहिए। तूने खुद कहा था कि जिम्मेदारी लेगा, तो अब ये तो संभाल ही लेगा। हून कहता है, मैं सबसे बेहतरीन क्वालिटी का टॉनिक तैयार करवाऊंगा। वैसे भी मुझे अब एलिक्सिर तैयार करने और नए गार्ड्स खरीदने में काफी व्यस्त रहना पड़ेगा। जिन यॉन जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं पहले से सोच चुका हूँ। कट टू एक नया सीन। एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जिन यॉन ही था। अब हम वापस लौटते हैं यून्या ग्रुप की तरफ।
जहां हमें कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब जिन यॉन पहली बार वहां पहुंचा था। वो कुछ नोटिस करता है और हैनयप से पूछता है, तूने खाना खाया? हैनयप कहता है, नहीं, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। एक पल के लिए भी नहीं रुका। जिन यॉन सिर हिलाता है, मैंने सोचा था, लेकिन अब समझ गया हूँ। फिर वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ हो के आदमी खड़े होते हैं। लोगों को खाने का वक्त भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बाकी कुछ लोग काम के वक्त में आलस कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद वो दूसरों के पैसों पर ही जिंदा रह सकते हैं। इसलिए जिन यॉन सोचता है, इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर वो इन्हें निकाल देगा तो इनकी जगह भरने के लिए किसी की जरूरत होगी। वो सोचते हुए कहता है, वो लोग वही होंगे अंदर। अब सीन कट होता है। एक कैसीनो जैसा माहौल दिखता है, या यूं कहो एक जुए का अड्डा। जैसे ही वो अंदर घुसता है, कुछ लोग उसे पहचानते हैं और कहते हैं, अरे वो आया है, वो ही जो हमेशा बेवकूफ बनता है। जिन यॉन अंदर जाता है। लोग चारों तरफ उसे घूरते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमें लगा था ये मर गया होगा, काफी समय से दिखाई नहीं दिया। लेकिन पक्का है, अब ये फिर से ढेर सारा पैसा उड़ाने आया है। जिन यॉन सीधा एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता है। गार्ड उसे देखता है और कहता है, ओह, काफी दिन बाद लौटे हो, क्या फिर से मूर्ख बनने आए हो? फिर खुद को ठीक करता है, मेरा मतलब है, क्या कोई बड़ा दान देने आए हो? जिन यॉन साफ बोलता है, पॉक चॉप मुझसे हाथ न लगाए और दरवाजा खोल दे। पिग्गी गार्ड थोड़ा बुरा मान जाता है। जिन यॉन कमरे में घुसता है और सामने एक आदमी टेबल के पार बैठा होता है। वो कहता है, आखिरकार तू आ ही गया, और तू अब बेहतर लग रहा है। शायद आराम करने का टाइम तेरे काम आ गया। यह है जहरीला लोमड़ी चोलोंग हो। उसके साथ खड़े हैं दो गंजे जुड़वा बॉडीगार्ड्स, याक जिम्बो और मोंगबो। मोंगहो बोलता है, काफी दिन हो गए, जरा ढंग से स्वागत तो करो। जुड़वा माफी मांगते हैं। मोंगहो कहता है, ये मेरा दोस्त है, थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए। जिन यॉन बैठते हुए कहता है, हाँ, हम बचपन से दोस्त हैं, लेकिन उस दोस्ती में ढेर सारा एक तरफा मारधाड़ और पैसों की लूट भी शामिल थी। आजकल के लोगों के लिए दोस्ती शब्द का मतलब कुछ और ही होता है। मोंगहो कहता है, इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा मस्ती कर, तू तो जुए के बिना रह ही नहीं सकता। असल में मायोहो खुद ही उतावला हो रहा है जिन यॉन से पैसे निचोड़ने के लिए। भाई सीन अब और भी मजेदार मोड़ पे जा रहा है। चोलोंग हो और मयोहो जैसे कैरेक्टर अब प्रॉपर एंट्री ले रहे हैं। मयोहो कहता है, चल आज तुझे कुछ बड़ा खिलाता हूँ। लेकिन तभी उसे लगता है कि जिन यॉन खामोश है। वो चिढ़कर बोलता है, तेरी ये चुप्पी मुझे गुस्सा दिला रही है। जिन यॉन शांत लहजे में कहता है, मैं सोचने में बिजी हूँ। मयोहो पूछता है, किस बारे में? जवाब मिलता है, ये सोच रहा हूँ कि तुझे मारूं या नहीं। मुझे मयोहो की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए वो जुड़वा भाई जो तेरे अंडर गुंडों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो बहुत कीमती हैं और तुझ जैसे की नीचे सड़ने लायक नहीं। जिन यॉन कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। मयोहो तिलमिलाकर पूछता है, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? जिन यॉन जवाब देता है, सबसे पहले वॉल्ट की चाबी दे। मयोहो कुछ सेकंड उसे घूरता है, फिर पूछता है, क्या तू बस पैसों के पीछे है? जिन यॉन साफ बोलता है, हाँ, अभी के लिए सारा कैश चाहिए। फिर वो बात करता है उस पैसों की जो उससे जबरदस्ती छीने गए थे और उस रकम की जो अब तक उसे वापस मिलनी चाहिए। कहता है, अगर सही हिसाब लगाया जाए तो करीब 100,000 न्यांग्स बनते हैं। मयोहो उसे घूरता है, फिर अचानक हंसने लगता है। धीरे धीरे पूरा पागलपन वाली हंसी में बदल जाता है। वो बोलता है, भाई तू तो कॉमेडियन बन गया है। फिर अपने जुड़वा बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, तुमने सुना इसे? हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है, वॉल्ट में ढेर सारे गहने हैं, लेकिन वो सब मेरे लिए हैं। उसमें तेरे लिए तो एक ढेला भी नहीं है। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं उधार दे सकता हूँ, पर तू अचानक वॉल्ट की चाबी क्यों मांग रहा है?
जिन यॉन वहीं चुपचाप बैठा रहता है। मयोहो अब गुस्से में बोलता है, क्या तू मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है? बीमार था तो बड़ा मासूम बन रहा था, अब आंखें तरेर के पैसों की डिमांड कर रहा है। होश में आ, तू किससे बात कर रहा है, याद कर। लेकिन जिन यॉन अब भी कुछ नहीं कहता। मयोहो थककर लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, क्या हो गया है तुझे? वो सामने आकर उसे उकसाने लगता है, चेहरे के पास हाथ हिलाते हुए। फिर जुड़वा बॉडीगार्ड्स को बोलता है, जरा इसको झकझोर के दिखाओ। जैसे ही वो दोनों जुड़वा जिन यॉन को पकड़ने आते हैं, जिन यॉन अचानक उठता है, इतनी तेजी से कि उनमें से एक चौंक जाता है। भाई, अगले हिस्से में जिन यॉन काउंटर अटैक करने वाला है। मानवा और भी जबरदस्त हो रहा है, तो सब लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो। जिन यॉन बोलता है, इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे साथ नरमी दिखाई और बदले में ये। वो उनमें से एक का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे उसे मरोड़ने लगता है। फिर एक झटके में उसे उठाकर पूरे कमरे के पार फेंक देता है, इतनी जोर से कि वो जाकर सीधा दरवाजा तोड़ देता है। दूसरा जुड़वा गार्ड आता है और सीधा एक ओवरहेड पंच मारता है, लेकिन जिन यॉन नीचे झुक जाता है, हाथ जमीन पर टिकाते हुए सीधा उसके पैरों पर किक मारता है। धाड़ से उसका पैर टूट जाता है। लोग सोच रहे थे कि जिन यॉन उन्हें यूज करेगा, पर उसने तो सीधे ही लंगड़ा कर दिया। वो दर्द में कराहता है, दांत भींचकर जमीन पर गिरता है। जिन यॉन उसे देखकर कहता है, ये तो काफी चौंकाने वाला था। तभी दूसरा भाई फिर से आ जाता है। अब दोनों वापस जिन यॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन यॉन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सीन है? हड्डियां टूटी हुई हैं, पर आंखों में जरा भी डर नहीं। वो और चौड़ा मुस्कुराता है, तुम दोनों सच में रियल डील हो। दोनों भाई जोर से चिल्लाते हैं और एक साथ उस पर झपटते हैं, लेकिन जिन यॉन चकमा देता है और कहता है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। अचानक वो दोनों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो दोनों चौंक जाते हैं, कहाँ गया? तभी जिन यॉन उनके पीछे प्रकट होता है, दोनों के गंजे सिर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम दोनों इतने कीमती हो, तुम्हें यूं सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उनके सिर आपस में टकरा देता है, बोलता है, अब यहीं टिके रहो, क्योंकि मैं दूसरी बार चेतावनी नहीं दूंगा। अब कमरे में सिर्फ एक ही बचा है, मयोहो डॉट, जो अब पसीने पसीने हो चुका है। धीरे से बड़बड़ाता है, अब तो मैं गया काम से। जिन यॉन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब सिर्फ मेरा पुराना दोस्त रह गया है। YouTube आउट्रो स्टाइल नरेशन। अगर आपने अभी तक देखा है तो नीचे कमेंट करो लाइज ऑफ पी, ताकि मुझे पता चले कि आप लास्ट तक साथ थे। और अगर ऐसी ही और धमाकेदार कहानियाँ देखनी है तो सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करके चैनल को सपोर्ट दो। और माफ करना, वीडियोस जल्दी नहीं आ रही, लेकिन कुछ वक्त में पक्का से रेगुलर हो जाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मेरे चैनल पे विजिट जरूर करना। बाय।